भारत के बजट की बात हो रही है कि आखिरकार भारत को मिला तो बहुत कुछ है केंद्र सरकार से, लेकिन आपकी जेब में क्या आया है ये भी समझना बड़ा जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी शामिल हैं। प्रहलाद जी, मुझे ये बताइए, जितने विभाग आप हैंडल करते हैं उन सबको जितना जितना मिला है, वो चाहे न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर उपभोक्ता मंत्रालय हो या फिर आपका खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय, खुश हैं कि कम मिला है? और घर तक लोगों के कितना पहुंचेगा? देखिए, एक तो जितना मिलने था, जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी का सवाल हो, मेरा बजट डबल हो गया है, 20,000 करोड़ रुपए हो गया है। और जहां तक सवाल है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें तो हम 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज तो दे ही रहे हैं। उसका तो 2029 तक उसका कंटिन्यूटी रहेगा। और उसके साथ प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड है, उसका भी बहुत बड़ी मात्रा में उसका भी बढ़त हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स में जो जनता को हमको जो ओवरऑल इन्फ्लेशन वगैरह जब कई और अन्य कारण से भी जब बढ़ता है, तब ये कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास एक फंड उपलब्ध होना है, उसमें तो हमारा जो अनुदान है, हमारा जो पैटर्न है, वो पैटर्न बहुत अच्छा हो गया है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड अल्टीमेटली दैट विल बेनिफिट टू द पब्लिक एट लार्ज ऑफ द कंट्री। जब पब्लिक ही तो पूछ रही है कि फूड इन्फ्लेशन इतना हो रखा है, दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई हो गई है, कभी तो सुने सरकार। मैं तो इतना कह सकता हूं, अब ये 10 बरस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 10 बरस पूरा किया है। इस 10 बरस में हमारा एवरेज इन्फ्लेशन अगर आप निकालते हैं तो 5 से 6% के बीच है। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ एल नीनो एंड वर्ल्ड में जो युद्ध वगैरह शुरू हो गया, उसके बाद जो प्रॉब्लम हो गया, एक तो एल नीनो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, दुनिया के बहुत एडवांस्ड इकोनॉमी जो है उधर भी बहुत बड़ी मात्रा में हो गया। लेकिन हमारे इसमें वी आर वेरी सेंसिटिव एज फार एज प्राइस राइस इज कंसर्न, बट एट द सेम टाइम वी शुड अंडरस्टैंड, इन स्पाइट ऑफ दिस वर्ल्ड फिनोमिना, वर्ल्ड प्रॉब्लम, हमारा जो एवरेज है वो तो कम ही है। कांग्रेस का कितना था यूपीए के कालखंड में? तो एवरेज वाज मोर देन 10%. आई कैन गिव यू द फिगर इफ यू वांट, एंड समटाइम्स इट हैज रीच्ड 15%. लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में एवरेज वाज बिटवीन 5 to 6%. इस बार हमारा एल नीनो के कारण ओवरऑल दुनिया में प्रोडक्शन कम हो गया है। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा जो राइस का हो, वीट का हो, दे आर ऑलमोस्ट वेल अंडर कंट्रोल। अभी और कुछ चीज में, और जो नॉन फूड में है, ये तो दुनिया के लोएस्ट में है। हम फूड में जो हो रहा है उसके लिए फंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में हमने बहुत ही कंट्रोल में रखा है इन कंपैरिजन विथ वर्ल्ड। एंड फर्दर भी इस बार सोइंग, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से, बहुत अच्छा सोइंग हुआ है और बहुत जल्द ही वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। अभी अखिलेश यादव जी आए थे हमारे शो पर शिखर सम्मेलन में। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, हमारे शो पर आए थे। उन्होंने कहा था सरकार इतनी कंफ्यूज्ड है कि उनको पता ही नहीं है कि किस बीज में कितना फायदा होना है। किसानों के लिए खास तौर से फायदे की नजरिए से सरकार काम नहीं कर रही है, ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। आप किसान के लिए अगर मैं तो इतना कह सकता हूं, जो हमने एमएसपी में खरीद लिया है, तो और उन लोग यूपीए के कालखंड में भी यूपीए के पार्टनर थे, अभी भी राहुल जी के हाथ से हाथ पकड़ के चल पड़े हैं। लेकिन ये क्या करते थे और हमने क्या किया है, हमने कितना खरीदा है और हमने कितना एमएसपी का दाम हमने बढ़ा दिया है, उसमें कंपैरिजन है क्या? तो ऐसे आरोप करने से तो सब कुछ चल जाता है। आरोप करने से फिगर, फैक्ट एंड फिगर के साथ बैठना है। हमने कितना किया है, इन लोगों के समय में पैडी कितने में खरीदते थे, हम कितने में खरीद रहे हैं। तो इतने एमएसपी देने के बावजूद भी हमने ओवरऑल
एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस बाय एंड लार्ज 10 बरस में हमने कंट्रोल में रखा है। और ये जो एल नीनो का इफेक्ट के कारण ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हुआ है, उसके कारण थोड़ा प्राइस बढ़ गया है। दैट इज ऑल्सो विथ द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वी आर वेरी वेल कंट्रोलिंग इट, एंड इफ यू कैन कंपेयर विथ द मेनी countries which are well advanced as far as economic state is concerned, we are far better than that. आप खाद्य आपूर्ति की बात कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर 80 करोड़ लोगों को तो रोज खाना जा ही रहा है, दाल चावल और जो पीडीएस सिस्टम से जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो महंगाई है, जो आम आदमी की जेब को परेशान कर रही है, उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है आपके मंत्रालय ने? मैंने बताया ना ऑलरेडी, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में हमने बहुत बड़ी मात्रा में। आम आदमी को बताइए ना, प्राइस स्टेबलाइजेशन तो अच्छी बात है, कर रही है सरकार, ये उनके मेजर्स हैं, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर बात करते हैं तो दाल चावल के दाम 100 रुपए से नीचे नहीं है। दाल चावल के बाद देखो, एज इट इज चावल का बाय एंड लार्ज कंट्रोल में है। दाल का तो बिकॉज ऑफ द सीवियर शॉर्टेज ऑफ द रेनफॉल, ओवरऑल हमने अगर इंपोर्ट करते हैं तो भी अवेलेबल नहीं है आज के दिन में। इवन इफ यू वांट इंपोर्ट, इट इज नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो इन स्पाइट ऑफ दैट जो हमने सरप्राइज, The surprise is mine. No one comes in. कंपेरेटिवली टू द वर्ल्ड फिनोमेना हमने बहुत कंट्रोल में रखा है। प्राइसेस के चार्ट सब अवेलेबल है, हमारा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बिजली बहुत सारे इलाकों में मुद्दा है, लेकिन आप न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर उसको उतारा गया है कि हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं इसकी? जमीन पर स्तर पर जो हुआ है, आपको तो मैं फिगर के साथ, सिंपल एक फिगर के साथ मैं बता सकता हूं। 2014 में 76 गीगावाट था टोटल न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा जनरेशन था, 76 गीगावाट था। आज के दिन में हमने 200 ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अराउंड 30 गीगावाट अंडर प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है। और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक, 2030 तक 500 गीगावाट करने के लिए हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य के साथ ही साथ जो रिन्यूएबल में द इंडिया इज बिकमिंग द वर्ल्ड लीडर ऑलमोस्ट in just 10 years of under the leadership of Prime Minister Modi, we are the 4th largest renewable energy producers in the world today. आपने लक्ष्य की बात की, लक्ष्य तो 400 का था, 240 पे आके अटक गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं 40 का था, 400 का था, 400 पार का लक्ष्य था इस बार लोकसभा मैंने तो चुनाव में। मैंने तो पहले मैंने आपको क्लैरिफाई करता हूं। मैंने जो लक्ष्य कहा है 2030 तक मैं रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य कहा। मैं अब चुनाव की बात कर रही हूँ। आप इस चुनाव बार की बात लोकसभा अभी आप चुनाव बोलो ना, की, नेक्स्ट क्वेश्चन आप है। तो राजनेता है, मंत्रालय की बात भी होगी, लेकिन थोड़ा चुनाव की बात भी कर लें, लोग जी। उसमें दिलचस्पी रखते हैं। मुझे ये बताइए कि इस बार का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया, वो कौन से 3 कारण हैं जिनको आप देखते हैं कि पार्टी को काम करना चाहिए, या फिर विपक्ष ने थोड़ा ज्यादा अच्छा काम कर लिया? देखिए, तो हर एक चुनाव का एक अलग अलग कारण से उतार चढ़ाव आता है, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये लोग जो इतना बात कर रहे हैं, तो जहां मैं एक उदाहरण देता हूं। एक छात्र ने, ही वॉज एक्सपेक्टिंग द स्कोर ऑफ 99 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनको 95 मिला, तो दुखी होकर बैठे थे। तो लेकिन जो 35 एक्सपेक्ट कर रहा था उनको 40 मिला, वो पूरा गांव में जुलूस कर रहे हैं। तो हमको 240 मिला है जी। जब ये पहली बार, मैं उस टाइम भी मैं एमपी था, 138 से सरकार बनाए थे कांग्रेस पार्टी, और हमको अभी बोल रहे हैं आपको आप हार गए हैं। 138 हमारा नंबर क्या था, उनका 145 था, हमारा 138 था। जस्ट दे वर अहेड देन 7 एंड दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट एंड दे रैन द गवर्नमेंट फॉर 5 years इन दैट पीरियड एंड देन दे बिकेम 200, दे कुड रन इट। बट व्हेन वी हैव वन 240, मैं आपको और भी एक आंकड़ा दे सकता हूं। 2014, 2019 एंड 2024 तीनों मिला के उनका 240 नहीं हुआ रहा। हमको पाठ पढ़ाते हैं आप लोग।
ये क्या तरीका है? तो ठीक है, हमको जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा नीचे हो गया है, लेकिन आगे उसको करेक्टिव मेजर्स क्या करना है, कारण क्या है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर और हमारे लेवल पे कितना चर्चा करना है, चर्चा करके ठीक करके आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इतना बेहतर काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उनका स्थिति क्या है, 100 भी नहीं पहुंचे जी। तो प्रहलाद जी, आप तो बतौर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बहुत आपने काम किया है, चुनौतियां राज्यसभा में तो बहुत होती हैं, मैनेज कैसे करते हैं? तस्वीरें आती हैं, प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठे होते हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे होते थे। आपको लगता है कि फ्लोर मैनेजमेंट ज्यादा मुश्किल हो गया बीजेपी के लिए इन आंकड़ों के साथ? नहीं ना, ऐसा देखिए, अगर मेजॉरिटी है तो भी हमने बहुत बार सभी लोगों से, लास्ट टाइम हमारा 303 था, फिर भी एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर देन, और अभी भी किरण जी रिजिजू जी हमारा पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री है, ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस टाइम भी हमको मेजॉरिटी नहीं था राज्यसभा में, तब भी हमने सभी बिल सबसे बातचीत करके हमने पारित किया है, और इस बार भी तो किरण जी उसका लीड करेंगे, लेकिन हम सब उनके साथ रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और जो फ्लोर मैनेज सबको लेके काम करना है, ये तो सबके साथ सबके विकास, ये हमारा नारा नहीं है जी, कांग्रेस जैसे गरीबी हटाओ को के बोलते बोलते 40-50 बरस निकलना, ये हमारा काम नहीं है। हमने जो नारा दिया है सबके साथ सबके विकास, वी आर बाउंड टू फॉलो इट एंड इन द ट्रू स्पिरिट वी वांट टू फॉलो इट। अरे वो आप तो वही तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हमारा मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट करके अपना बजट बना रही है इस बार। नहीं, कॉपी पेस्ट का अगर उनको कॉपी पेस्ट लगता है तो कम से कम बजट तो पूरा तय दिल से स्वागत तो करने दो ना। अगर उनका ही है तो स्वागत तो करने दो, ठीक है। अगर ऐसे तो हमने जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा जो कमिटमेंट है और मोदी जी का सोच है, मोदी जी का जो लक्ष्य है, वो लेके हमने किया तो है। कांग्रेस सही कह रही है कि कॉपी पेस्ट किया है। फिर भी अगर उनको लगता है तो उनका है तो वो स्वागत करने दो ना। कंडीशनल क्यों स्वागत करते? टर्म अप्लाइज करके लिखता है ना, ऐसे क्यों करके आप बोलते हैं हमारा कॉपी किया है? जब अच्छा किया है आपका होता है, जब सब कुछ थोड़ा कुछ इधर उधर होता है तो वो आपका है, ये कैसा होता है? तो बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, युवाओं को समाधान देने की जगह स्टाइपेंड दे देना और उनको अपॉर्चुनिटीज की जगह इस तरह के ऑप्शंस देना, क्या ये सरकार के लिए आगे फाइनेंशियली वायबल होगा? हमने तो जैसे आप देखते हैं तो कर्नाटक में हो और कई कांग्रेस और गैर भाजपा का जो सरकारें हैं, जैसे वो फ्री बांट रहे हैं, ऐसे तो हम नहीं बांट रहे हैं। क्योंकि हमने जो कुछ भी किया है, हमने एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एनकरेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये वोट के लिए ये क्या कर रहे हैं? और हमने जो इंसेंटिव वगैरह दे रहे हैं, ये तो एक तरह की एनकरेजमेंट है, एक तरह की उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स है उनको भी एक तरह से ये प्रोत्साहन देने के लिए हमने एक अच्छे ELI स्कीम लाया है। उससे नेचुरली पीपल विल हैव, मीन एम्प्लॉयर विल ऑल्सो हैव द इंटरेस्ट टू प्रोवाइड मोर एंड मोर जॉब्स। ऐसे तो EPFO का रजिस्ट्रेशन देखते हैं तो कंपैरेटिवली हमारा जो आंकड़ा अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी इतना 140 करोड़ का देश है, दिस इज दी आबादी हमारा 140 करोड़ है, इसमें तो युवा ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा प्रोत्साहन हमको देना चाहिए। हमने इसलिए ये अच्छा, कौन सा हलवाई अपनी मिठाई को खराब बोलेगा? कौन सा हलवाई अपनी मिठाई को खराब बोलेगा? सॉरी, अगर आपका बजट है तो आप तो उसे अच्छा ही कहेंगे ना। तो कोई मिठाई की दुकान वाला अपनी हलवाई कोई अपनी मिठाई को तो खराब बोलता नहीं है। देखो, पर आप मुझे ये बताइए, लॉजिक के तरफ हमको बात करना है। वी शुड स्पीक अबाउट द लॉजिक एंड जो कुछ भी हुआ है फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करना है। हमने तो ELI किया है, ELI से जो बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में बात करना है। जिसका हलवा अच्छा है, इसका हलवा अच्छा नहीं है, वो जनता डिसाइड करके ऑलरेडी वोट दिया है ना। जनता ने तो वोट कम दिया है, मिठाई में मिठास कम हो गई। नहीं, वोट उनको कितना दिया है? देखो इन लोगों को कितना है, पूरा
इंडी गठबंधन मिला के 230 मिला है, हमको अकेला 240 मिला है और उनको ज्यादा मिला है। ऐसे थोड़ा कुछ आप 94 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं। हाँ, इसे हम बोल सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से नाम लिख कर लगाने की जरूरत पड़ गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके कहना पड़ा कि वेज नॉन वेज लिख लीजिए, नाम और धर्म के आधार पर बांटिए मत। नहीं, उधर के सरकार ने निर्णय लिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय ले लिया है। अभी तो मुझे उसमें ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। और नीट परीक्षा में जिस तरह से सरकार नीट के बारे में जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्लियामेंट लोकसभा में उत्तर दिया है, वो थोड़ा आप सब इधर भी आप एक रिले कर दो ना, सबको पता चल जाएगा। 2010 अभी जो नीट का विरोध कर रहे हैं, डीएमके कर रहे हैं, मेनली डीएमके कर रहे हैं, उसके अलावा अभी डीएम को फॉलो करते हुए कर्नाटक में सिद्धरामैया जी कर रहे हैं। तो लेकिन 2010 में इन लोगों ने शुरू किया नीट, तो इनका बेबी है, वो भी अगर वो मोदी इंप्लीमेंट करते हैं तो आप विरोध करते हैं। ये क्या तरीका है? जब आपने इसका 2010 में शुरुआत की, 2010 में इन लोगों ने शुरुआत की थी, और ये अच्छा है, हमने इसको धैर्य से इंप्लीमेंट किया। उन लोगों के पास धैर्य नहीं तो इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने साहस किया, धैर्य किया, इंप्लीमेंट किया, क्योंकि एक गरीब जो बच्चे, गरीब परिवार को जो बच्चे हैं, जो छात्र है, उनको बेनिफिट मिलता है, ऐसे सोच के हमने नीट लागू किया। तो अभी तो एक आध जगह छोटे मोटे गलती हो गए तो पूरा, आप अगर सर्दी आता है तो नाकी काट देने का स्थिति है क्या? ये क्या तरीका है? आपको कोल्ड हुआ है इसलिए नाकी काट देना है क्या? तो कोल्ड ठीक करना है जी, नाक काटना परिहार नहीं है। तो नीट में सर्दी हुई थी? नहीं, एक आध जगह जहां भी देखो पेपर लीक नहीं हुआ था, ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी क्लियर कर दिया है। जो गलतियां हुआ है उसका इंक्वायरी चल रहा है। जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो क्या जो विपक्ष का आरोप है ये कहते हुए कि कुर्सी बचाओ बजट है, बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल दे दो कि हम सुरक्षित रहें? देखो, पूर्वोदय करके हमने ओवरऑल पूर्वोदय के नाम पे हमने कुछ बहुत दिनों से पेंडिंग डिमांड जो था बिहार का, वो पूरा किया है। और आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन बनाया था? हमने बनाया था क्या? तो यूपीए का बेबी है, कम से कम ये राहुल गांधी ये तो समझने दो, इट वॉज देयर बेबी एंड हमने उसको इंप्लीमेंट किया है। इसके लिए आप स्वागत करना चाहिए, आपको क्या तकलीफ होता है? और बाकी जगह भी, जहां तक मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक में हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिया है सड़क के लिए, कभी भी इतना पैसा नहीं मिला था। और जितना पैसे हमने दिया है, कर्नाटक सरकार ने लैंड एक्विजिशन कर नहीं पा रहे हैं। रेलवे को हमने 10,000 करोड़ रुपए दिया कर्नाटक को, दे आर नॉट एबल टू एक्वायर द लैंड। दिस इज देयर सिचुएशन कांग्रेस पार्टी का। और किसी राज्य के बारे में कंपेयर करके बात करने का ये क्या तरीका है? आप दक्षिण भारत से आते हैं, बहुत कम ये लोग जानते हैं कि धारवाड़ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ? दक्षिण भारत का एक इतना बड़ा कद्दावर नेता धुआंधार हिंदी कहां से सीख लिए? तो ऐसे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है मेरा हिंदी के ऊपर। कभी कभी मुझे लगता है मैं हिंदी बोलते बोलते गलत हो जाता है तो क्या होगा करके सोच के फिर भी मैंने बोलने का शुरू कर दिया हूं 2005-06 से, जब मैं दिल्ली पहुंचा। उससे पहले मुझे हिंदी बहुत वीक था, लेकिन आप जैसे लोगों से बात करके मेरा हिंदी सुधर गया है। नहीं, मैं ये नहीं मानती। प्रैक्टिस कहां से की है बताइए, सच बताइए। नहीं, इधर ही पार्लियामेंट में मेरा स्वभाव है। पार्लियामेंट में मैं जब से शुरुआत में फर्स्ट टाइम एमपी था, तब से मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं। जब पार्लियामेंट में बैठते 2 लाभ होता है। 2004 से? 2004 से आप और राहुल गांधी जी मैं साथ में पार्लियामेंट में रेगुलर बैठता हूं। जब दूसरे का भाषण सुनता हूं तो तब तो थोड़ा हिंदी इंप्रूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, कि बहुत ज़्यादा लोग हिंदी ही बोलते हैं। तो बाद में मैं शुरुआत में अंग्रेजी में भाषण वगैरह मैं अंग्रेजी में करता था। अगर मेरा यूट्यूब वगैरह आप निकाल के देखते हैं तो भी मेरा भाषण ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम का अंग्रेजी में है।
तो तब मुझे लगा बेटर टू लर्न हिंदी सो दैट इट कैन कम्युनिकेट टू द मोर पीपल, ऐसे मैंने सोच के मेहनत शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा कुछ अभी बोल रहे हैं, मेरे तो पूरा विश्वास नहीं कि मैं बहुत अच्छी ही बोल रहा हूँ, ये तो मेरा अभी भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन आपने बोला अच्छे बोल रहे हैं, वो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। नहीं, जनता की तालियां बता रही हैं कि उनको बात ये समझ में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जोशी जी हमारे शो पर आने के लिए। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।